चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग। हाँ गुड नून बेटे, गुड नून। हम तो जब मिले तभी गुड मॉर्निंग हो जाती है हमारी। चलिए, तो बेटे हमने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे इसके, और अब हमें एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है। हम चैप्टर नंबर 6 को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस। क्या बोलो? रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस। ठीक है, ये एक छोटा चैप्टर है कंपैरेटिवली। ठीक है, छोटा चैप्टर है ये। तो बेटे शुरुआत करते हैं एकदम से, बिल्कुल एब इनिशियो, बढ़िया से, और आराम से पढ़ेंगे इसको। 2 क्लास में ये चैप्टर आपके हाथ में आ जाएगा, एक चैप्टर और डन हो जाना है। आराम से चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। 11 चैप्टर है ना, और चौथा चैप्टर पे हम आ ही गए हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस, चैप्टर का नाम क्या है? रजिस्ट्रेशन ऑफ। तो ये मान लो बेटे, ये चैप्टर हमारा 5 से 10 नंबर कवर करेगा एग्जाम में। 5 मार्क्स टू 10 मार्क्स कवरेज करेगा। तो इसको हमने एक एक करके पढ़ना है। आइए जरा शुरुआत कर देते हैं इसकी। देखिए, चार्ज क्या होता है? ड्यूटी टू रजिस्टर चार्ज। सेक्शन 77 से 87 तक पढ़ना है। कहां तक पढ़ना है? सेक्शन 77 से 87। तो चार्जेस का चैप्टर। आइए जरा शुरुआत करते हैं। हाँ, ये छोटा चैप्टर है। तो सेक्शन 77 से 87। आइए, सबसे पहला टॉपिक आता है व्हाट इज चार्ज। व्हाट इज चार्ज? चार्ज मतलब माने तो लीन और इंटरेस्ट ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी। लीन और इंटरेस्ट ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी, ठीक है ना, या एनी ऑफ इट्स अंडरटेकिंग और बोथ एज ए सिक्योरिटी फॉर रीपेमेंट ऑफ लोन। जैसे मान लो, एक नॉर्मल बात करें, किसी ने अपनी बिल्डिंग गिरवी रखी और बैंक से लोन ले लिया, तो उसने बिल्डिंग पे क्या क्रिएट कर दिया? चार्ज। क्या क्रिएट कर दिया? तो सेक्शन 2 क्लॉज 16 बताता है। सेक्शन 2 क्लॉज, बोलिए एवरीबॉडी, सेक्शन 2 क्लॉज 16। सेक्शन 2 क्लॉज 16। सेक्शन 2 क्लॉज 16 क्या बताता है? चार्जेस। चार्ज इज एन इंटरेस्ट और लीन क्रिएटेड ऑन द प्रॉपर्टी और असेट्स ऑफ द कंपनी और एनी ऑफ इट्स अंडरटेकिंग और बोथ। किस पे क्रिएट किया गया चार्ज? ऑन एनी प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी और एनी अंडरटेकिंग ऑफ द कंपनी और बोथ, एंड इंक्लूड ए मॉर्गेज। इंक्लूड से, और कैसे किया गया? एज सिक्योरिटी, जमानत के तौर पे। जमानत के तौर पे, जैसे हमने स्टॉक हाइपोथिकेट करवा लिया, स्टॉक के बेस पे लोन ले लिया, या बिल्डिंग को मॉर्गेज करा के लोन ले लिया। समझ गए? जैसे एक इंसान अगर ज्वेलरी गिरवी रख के लोन ले लेता है, तो ये भी तो चार्ज ही हो गया ना। या कोई प्रॉपर्टी हमने गिरवी रख के लोन ले लिया, क्या ये? प्रॉपर्टी के पेपर रखवा दिया, लोन ले लिया, है ना। ये गाड़ी लाते तो गाड़ी पे भी लोन लेते हैं ना, तो गाड़ी पे क्या लगा होता है? चार्ज। कल को पेमेंट ना की गाड़ी उठा के ले जाएंगे वो बैंक वाले। तो चार्ज मींस, आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, 2 क्लास मैक्सिमम आराम से ये हो जाता है। सेक्शन 2 क्लॉज 16। सेक्शन 2 क्लॉज, सेक्शन 2 क्लॉज, चार्ज मींस एन इंटरेस्ट और लीन ऑन एनी प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी और एनी ऑफ इट्स अंडरटेकिंग और बोथ एज सिक्योरिटी। किस रूप में? एज, एंड इंक्लूड्स ए मॉर्गेज। ठीक है,
जब एक कंपनी पैसा उधार लेती है लोन के रूप में, टर्म लोन, वर्किंग कैपिटल लोन, किससे ले रही है? बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या किसी अन्य पर्सन से। जैसे डिबेंचर इशू कर दिए, डिबेंचर इशू कर दिए, और डिबेंचर कैसे थे? सिक्योर्ड, सिक्योर्ड अगेंस्ट कंपनी प्रॉपर्टी। डिबेंचर वर सिक्योर्ड अगेंस्ट, अगर डिबेंचर सिक्योर्ड थे तो कंपनी की प्रॉपर्टी पे क्या लगा हुआ है? बोलो ना, चार्ज। क्या लगा हुआ है? इसका मतलब यदि कंपनी डिबेंचर होल्डर का पैसा ना चुका पाई तो वो बिल्डिंग बेच के रिकवर कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। क्लियर है बात? जब एक कंपनी लोन के रूप में पैसा उधार लेती है, टर्म लोन, वर्किंग कैपिटल लोन या डिबेंचर इशू कर दिए कि बैंक से ले लिया उधार, पीएफआई से उधार ले लिया, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से उधार ले लिया, या किसी अन्य व्यक्ति से उधार ले लिया, बाय ऑफरिंग इट्स प्रॉपर्टी और असेट्स एज सिक्योरिटी। ऑफर में क्या दिया? अपनी प्रॉपर्टी या असेट रख दी एज सिक्योरिटी, या अपनी कोई अंडरटेकिंग रख दी, तो उन्होंने उस प्रॉपर्टी पे क्या क्रिएट कर दिया? चार्ज। क्या क्रिएट कर दिया? किसके फेवर में? इन फेवर ऑफ मनी लेंडर, इन फेवर ऑफ। क्लियर है बात? एंड चार्ज शुड बी ड्यूली रजिस्टर्ड विद आरओसी अंडर कंपनीज एक्ट विद इन 30 days ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज। बात करेंगे। चार्ज कंपलसरी रजिस्ट्रेबल है अंडर कंपनीज एक्ट, चैप्टर 6 कवर करता है, रूल्स कवर करते हैं, वो तो हम पढ़ेंगे। तो बेटा ये ड्राइंग हटा देता हूं, पहले इसको आराम से पढ़ो पैराग्राफ। ये पढ़ो, कहां तक? ये पहला टॉपिक डन हो गया आपका, एक एक करके होते जाएंगे। पहले ये पढ़ो चार्जेस के बारे में। व्हाट इज चार्ज? चार्ज कौन क्रिएट करेगा? जवाब दो। कौन क्रिएट करेगा? हाँ, कंपनी। कंपनी किस पे क्रिएट करेगी? अपनी प्रॉपर्टी, असेट्स या अंडरटेकिंग या दोनों पे। किसके फेवर में क्रिएट करेगी? इन फेवर ऑफ लेंडर। इसका मतलब क्या है कि कल को मैंने बिल्डिंग गिरवी रख के आपसे लोन ले लिया कि कल को मैं आपके पैसे ना चुका पाऊं तो आप बिल्डिंग बेच के रिकवर कर लेना। सिंपल मतलब है, कोई मुश्किल है क्या? ये लैंग्वेज क्लियर है? चार्ज सेक्शन 2 क्लॉज बोलना पड़ेगा भैया, ऐसे काम नहीं चलेगा, नहीं तो चले हम पैक करके। चार्ज सेक्शन 2 क्लॉज। चार्ज डरा मत, धीरे। चार्ज मीन्स एन इंटरेस्ट और लीन ऑन द प्रॉपर्टी और असेट्स ऑफ द अंडरटेकिंग ऑफ द कंपनी और एनी ऑफ इट्स अंडरटेकिंग और बोथ एज सिक्योरिटी, एज एंड इंक्लूड्स ए मॉर्गेज। और इसके पीछे कंसेप्ट क्या होता है? चार्ज के पीछे ये कंसेप्ट जरा ध्यान से पढ़ लीजिए, ये पढ़िए यहां से लेके आता हूं। जब एक कंपनी लोन के रूप में पैसा उधार लेती है, टर्म लोन के रूप में, वर्किंग कैपिटल के लोन के रूप में या डिबेंचर के रूप में, तो वो अगर डिबेंचर सिक्योर्ड है तो वो क्या करती है? अपनी प्रॉपर्टी ऑफर करती है एज सिक्योरिटी, अपनी प्रॉपर्टी या असेट ऑफर करेगी एज सिक्योरिटी या एनी ऑफ इट्स अंडरटेकिंग। तो उस प्रॉपर्टी या उस असेट पे क्या क्रिएट हो गया? चार्ज इन फेवर ऑफ लेंडर, इन फेवर ऑफ। और चार्ज क्या है? कंपल्सरी रजिस्ट्रेबल। क्या है बोलो? किसके पास रजिस्टर्ड होगा? आरओसी के पास अंडर कंपनीज एक्ट। तो ये पढ़ लो जरा, पढ़ लीजिए, फिर ये सेकंड टॉपिक पे जाऊंगा आराम से एक एक। याद हो गया? दो ही तो पैराग्राफ थे, एक डेफिनेशन और एक ये वाला, ये दोनों याद कर लो। चले आगे, सेकंड टॉपिक। पहला याद हो गया बिल्कुल बढ़िया से, 2 बार 3 बार पढ़ा दी। आगे चलो। टाइप्स ऑफ चार्जेस। बेटे एक होता है फिक्स चार्ज और एक होता है फ्लोटिंग चार्ज। बोलो। फिक्स चार्ज होता है जनरली कंपनी की फिक्स असेट पे जिनको वो इस्तेमाल करके कंपनी अपना बिजनेस चलाएगी, जिसमें बहुत जल्दी चेंजेस नहीं होते। जैसे बिल्डिंग है ना, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया,
और फ्लोटिंग चार्ज होता है उन असेट पे जो फ्लोट होती रहती है, चेंज होती रहती है, चेंजेबल फ्रॉम टाइम टू टाइम, डेटर, स्टॉक, इन पे लगा सकते हैं फ्लोटिंग चार्ज। आइए पढ़ते हैं इनके बारे में। फिक्स चार्ज, फ्लोटिंग चार्ज। देखो ये फिक्स चार्ज और ये फ्लोटिंग चार्ज, क्रिस्टलाइजेशन खत्म, ये टॉपिक भी सेकंड, फिर थर्ड आ जाएगा। आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। फिक्स चार्ज, फिक्स चार्ज इज क्रिएटेड ऑन स्पेसिफिक असेट्स ऑफ द बोरोइंग कंपनी। ये असेट परमानेंट नेचर की होती है। किस नेचर की होती है बोलो? बार बार इनमें सेल परचेज कंपनी नहीं करने वाली, बार बार सेल परचेज नहीं करने वाली कंपनी इसमें, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, ऑफिस प्रीमाइसेस। ये असेट आइडेंटिफाई की जाती है एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज। फिक्स चार्ज मॉर्गेज के रूप में होता है या टाइटल डीड डिपॉजिट करा देते हैं। जैसे आप बिल्डिंग खरीदोगे हैं और उसके बाद अब अपने बिल्डिंग पे लोन ले लिया, तो वो टाइटल डीड कौन रख लेगा? बैंक वाले रख लेंगे अपने पास। यही होता है ना, ठीक है। जब चार्ज क्रिएट हो गया इनके पास ऊपर, तो चार्ज क्या रहेगा? फिक्स। बोरोइंग कंपनी इन असेट को बेच सकती है क्या? बोरोइंग कंपनी इज नॉट परमिटेड टू सेल द असेट्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चार्ज। यूज कर सकती है लेकिन बेच, जिन प्रॉपर्टी पे, जिन फिक्स असेट पे, जिस प्रॉपर्टी पे फिक्स चार्ज लगा हुआ है, आप उस प्रॉपर्टी, वो कैसी प्रॉपर्टी है? परमानेंट नेचर की। कैसी है बोलो? लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर एंड फिटिंग, प्लांट एंड मशीनरी, बिजनेस प्रीमाइसेस। अच्छा, कंपनी उस प्रॉपर्टी को यूज कर सकती है, यूज, लेकिन सेल परचेज नहीं कर सकती, डील नहीं कर सकती, सेल नहीं कर सकती। असेट अंडर फिक्स चार्ज कैन बी सोल्ड ओनली विद द कंसेंट ऑफ चार्ज होल्डर। किससे पूछ के बेचोगे? विद द कंसेंट ऑफ चार्ज होल्डर, विद द कंसेंट ऑफ चार्ज होल्डर। और जैसे ही उधार चुका दोगे चार्ज फ्री हो जाएगी, है ना भाई? फिर तो बेचो, जो मर्जी करो। ए फिक्स चार्ज इज वैकेटेड व्हेन द मनी बोरोड अगेंस्ट द असेट which is subject to fixed charges repaid in full। जितना उधार लिया था, जितना उधार लिया था वो सारा वापस कर दिया, तो हमारी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? चार्ज फ्री। क्या हो जाएगी? अब कोई लोन थोड़ी चल रहा है मेरी बिल्डिंग पे, भाई चुका दिया सारा लोन, पेड इन फुल, पेड इन। जो लोन लिया था, प्रॉपर्टी पे जो लोन लिया था, वो लोन अगर सारा चुका दिया तो प्रॉपर्टी फिक्स चार्ज क्या हो जाएगा? वैकेट। क्या हो जाएगा? और हमारी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? चार्ज फ्री। क्या हो जाएगी बोलो? चार्ज फ्री। ठीक है। अब ये ड्राइंग मत देखना, इसको मैं हटा दे रहा हूं, इसको पढ़ लो। बिल्कुल आराम से चलेंगे, कोई जल्दी नहीं है। सेकंड टॉपिक पे हम चल चुके हैं अपने, और ये पढ़ना यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ लो। बेटा बंद करो अपना मोबाइल, बंद करो, ये आवाज़ बंद करो। ये क्लास में नहीं आ रही है, क्या चल रहा है ये घर बैठ के? ये कौन सी क्लास चल रही है? हैं भाई यशोदा? ये आवारा मत बनो, पढ़ाई पे ध्यान दो। ये आवारा वाले सॉन्ग सुन रहे हो तुम बैठ के? पढ़िए पढ़िए। लैंड है, हमने लैंड में चार्ज लगाया होगा, लैंड का कुछ हिस्सा चार्ज भी है, कुछ हिस्सा स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो बिल्डिंग भी हो सकती है सर? 4 फ्लोर है, 1 फ्लोर दे दो, लेकिन फिर उसके लिए प्रॉपर एग्रीमेंट और डीड वगैरह कैसे लाओगे अलग से? बहुत कुछ करना पड़ता है फिर उसमें। ये पढ़ लो भाई, फिर मेरे कुछ क्वेश्चन के जवाब दो। नंबर 1, फिक्स चार्ज किस पे क्रिएट किया जाता है? ऑन स्पेसिफिक असेट्स ऑफ द कंपनी, ऑन। और वो असेट किस नेचर की होंगी? एग्जाम्पल नहीं, परमानेंट नेचर। परमानेंट नेचर किस नेचर की होंगी? एग्जाम्पल बताओ। लैंड एंड प्लांट एंड फर्नीचर एंड फिटिंग्स और बिजनेस प्रीमाइसेस। ठीक है, तो क्लियर है बात?
इसके लिए क्या करेंगे, या तो मॉर्गेज या टाइटल डीड उसके हाथ में दे देंगे, किसके, लेंडर के, ठीक है ना। ये असेट उस समय अवेलेबल होंगी नहीं होंगी, और जिन पे फिक्स चार्ज क्रिएट किया हुआ उसमें आप उसे सेल नहीं कर सकते, सेल नहीं कर सकते, लेकिन उसको यूज कर सकते हो। और सेल करनी है तो कैसे करोगे, विद द परमिशन ऑफ मनी लेंडर, विद द परमिशन ऑफ मनी लेंडर। और जब आप पूरा लोन चुका दोगे तो प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, चार्ज फ्री। पढ़ो इस पर, पढ़ लो एक बार, पढ़ लो, ये याद करने हैं, पढ़ लो भाई, 4 पैराग्राफ है। यशोदा पढ़ लिया, पढ़ो। और पढ़ लिया, पूरा पढ़ लिया, ये पूरा नहीं पढ़ा, पढ़ रही हूँ। पढ़िए पढ़िए। ठीक है भाई, क्लियर है ना, देख लो। सेकंड टॉपिक ये स्टार्ट हो रखा है आपका, आगे चलो। एग्जाम्पल पढ़ो। एक कंपनी थी पर्ल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इसने 10 लाख का टर्म लोन लिया एवरेस्ट कॉमर्शियल बैंक लिमिटेड से। अपनी ऑफिस बिल्डिंग क्या कर दी, सिक्योरिटी के रूप में दे दी। तो कंपनी ने क्या किया, ऑफिस बिल्डिंग पे चार्ज क्रिएट कर दिया। क्या क्रिएट कर दिया, चार्ज क्रिएट कर दिया। और ये चार्ज क्या है, ऑफिस बिल्डिंग पे है, कैसा होगा, फिक्स या फ्लोटिंग, फिक्स चार्ज होगा। कंपनी इस ऑफिस बिल्डिंग को यूज कर सकती है, बोलो यस और नो, यस। बेच सकती है, कब बेच सकती है, विद द कंसेंट ऑफ, या तो विद द कंसेंट ऑफ मनी लेंडर, या फिर व्हेन इट बिकम चार्ज फ्री। ठीक है, आगे चलो। सेकंड आता है फ्लोटिंग चार्ज। क्या है, बोलो, इट इज क्रिएटेड ऑन द असेट्स ऑफ द कंपनी विच आर चेंजिंग इन नेचर, विच आर ऑफ फ्लक्चुएटिंग और चेंजिंग इन नेचर, लाइक रॉ मटेरियल, स्टॉक इन ट्रेड, डेटर्स। ये चार्ज प्रेजेंट असेट पे भी है और फ्यूचर असेट पे भी है। जैसे मैंने 10 लाख के स्टॉक पे चार्ज क्रिएट कर दिया, अब हमने माल बेचा 7 लाख का रह गया, तो 7 लाख में चार्ज क्रिएट है। फिर हमने क्या किया, और खरीदा 10 लाख का माल और खरीद लिया, तो 17 लाख का माल हो गया, इस पे चार्ज चल रहा है। जो बेचोगे, जो खरीदोगे, सब पे चार्ज है। तो इसमें कैसे होगा सर, वो सारे बेच के बैठ गया। फिर इसमें क्या करता है बैंक कहता है कि मिनिमम बैलेंस मेंटेन करो, स्टॉक बैलेंस। एनी टाइम आपको 1 लाख का स्टॉक मेंटेन करना ही पड़ेगा, फॉर एग्जाम्पल। तो वो बैंक वाला इसमें मिनिमम स्टॉक रिक्वायरमेंट रख देता है। अब डेटर है, मेरे 50 लाख के डेटर थे, उन पे चार्ज क्रिएट कर दिया। अब 10-20 लाख के डेटर ने पेमेंट कर दी, तो बचे 30 लाख के, तो उन पे चार्ज चल रहा है, नहीं चल रहा, चल रहा है। फिर मैंने और उधार बेच दिया, और डेटर बढ़ गए, कम ज्यादा होते रहेंगे। ये असेट क्या है, फ्लक्चुएटिंग इन नेचर। क्या है, बोलो, चेंजिंग इन नेचर, फ्लक्चुएटिंग इन नेचर। ये कम ज्यादा होती रहेंगी, पर चार्ज क्रिएट रहेगा। ठीक है, इसमें हम सेल परचेज कर सकते हैं विदाउट ऑब्टेनिंग द कंसेंट ऑफ लेंडर, विदाउट ऑब्टेनिंग द कंसेंट ऑफ, क्योंकि ये चेंजिंग असेट्स है। ठीक है ना। यूज भी कर सकते हो, ट्रेडिंग और प्रोड्यूसिंग फाइनल गुड्स, उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है ना। एक रिटेल शोरूम है लाजपत नगर में, उसके पास कई आर्टिकल हैं, क्लोथ्स हैं, एपरल्स हो गए, फुटवियर हो गए, किचन आइटम हो गए, कॉस्मेटिक हो गए। ये किस लिए रखे हैं उसने, सेल के लिए। ओनर इनको सिक्योरिटी रख के इन गुड्स पे क्या ले सकता है, लोन ले सकता है। उसके बावजूद भी ये उनको बेच पाएगा, उनमें डील कर पाएगा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में। ठीक है ना। और जो बंदा खरीदेगा उसे चार्ज फ्री ही मिलेंगी। भले लोन चल रहा था, पर खरीदने वाले को गुड्स क्या मिलेंगी, चार्ज फ्री। कैसे मिलेंगी, चार्ज फ्री। क्लियर है बात, डन। अब क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज। सुनो, आपने लोन एग्रीमेंट की शर्तों को तोड़ा, आपने लोन एग्रीमेंट की शर्तों को तोड़ा, मनी लेंडर कोर्ट में चला गया और कोर्ट से क्या लेके आया, क्रिस्टलाइजेशन ऑर्डर। क्या लेके आया, जब क्रिस्टलाइजेशन ऑफ चार्ज हो गया, फ्लोटिंग चार्ज, अब एक भी यूनिट बेचोगे तो लोन चुकाना पड़ेगा, ध्यान रखना। और दूसरा, क्रिस्टलाइज कब हो जाता है चार्ज, फ्लोटिंग चार्ज क्रिस्टलाइज, यानी कि फ्लोटिंग चार्ज बिकम फिक्स, बिकम। अब एक भी यूनिट बेचोगे तो क्या करना पड़ेगा, लोन चुकाना पड़ेगा।
या तो कोर्ट से क्रिस्टलाइजेशन का ऑर्डर ले आया कौन? लेंडर। क्यों? क्योंकि आपने एग्रीमेंट की शर्तों को ब्रीच किया। या फिर कंपनी वाइंडिंग अप में चली गई। अब वाइंडिंग अप में जब माल बेच रहे हैं तब तो लोन चुकाओगे ना। तो क्या कह रहे हैं? व्हेन क्रेडिटर इन्फोर्स द सिक्योरिटी ड्यू टू ब्रीच इन टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज, या कंपनी लिक्विडेशन में चली गई तो फ्लोटिंग चार्ज क्या हो जाता है? फिक्स हो जाता है। यानी कि इसे कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज। क्या कहते हैं बोलो? अगर वाइंडिंग अप में कंपनी चली गई है, किस में चली गई है? लिक्विडेशन में। अब एक भी यूनिट बेचोगे स्टॉक की तो किसको चुकाओगे? मनी लेंडर का पैसा चुकाओगे। क्योंकि जैसे ही कंपनी लिक्विडेशन में चली गई वो फ्लोटिंग चार्ज क्या हो गया? फिक्स। क्या हो गया? और फ्लोटिंग चार्ज के फिक्स होने को ही कहते हैं क्या? क्रिस्टलाइजेशन। क्या कहते हैं? या फिर जो क्रेडिटर था, भाई मान लो हमारा एग्रीमेंट था किसके? आपके साथ। क्या नाम है? शांतनु। शांतनु से कंपनी ने लोन लिया था 50 लाख का स्टॉक की हाइपोथिकेशन पे। काय पे बोलो? स्टॉक के, कि हमारे पास इतना स्टॉक है। अब हुआ क्या? कंपनी ने एग्रीमेंट की शर्तों को तोड़ा। कंपनी ने क्या किया? लोन एग्रीमेंट की शर्तों को तोड़ा। तो शांतनु कहाँ चला गया? कोर्ट में। और कोर्ट में जाके सिक्योरिटी को इन्फोर्स कराने के लिए ले आया कि भैया इसका माल बिकवाओ और मेरा पैसा दिलवाओ। अब कोर्ट ने क्रिस्टलाइजेशन के लिए ऑर्डर दे दिया। अब कोई भी सिक्योरिटी बिकेगी तो पहले इसका पैसा चुकाया जाएगा। अब वो जो फिक्स चार्ज था अब वो क्या हो गया है? वो जो फ्लोटिंग चार्ज था वो क्या हो गया है? फिक्स। यानी कि चार्ज क्या हो गया? क्रिस्टलाइज। क्या हो गया? और दूसरा लिक्विडेशन में भी ये होता है। अबे जब कंपनी बंद हो रही है तो पैसा क्या खुद रखोगे या लेंडर को चुकाओगे? लेंडर को चुकाएंगे। बात खत्म। क्लियर है बात? फ्लोटिंग चार्ज तब तक डोरमेंट रहता है, सोता रहता है जब तक वो फिक्स ना हो जाए। जब तक वो फिक्स ना हो जाए। कब फिक्स होता है बताओ? दो केस बता दिए। या तो क्रेडिटर इन्फोर्स द सिक्योरिटी, क्रेडिटर इन्फोर्स द सिक्योरिटी, या फिर लिक्विडेशन। डन। क्लियर है बात? इज इट क्लियर? सेकंड टॉपिक आपका डन हो गया। पहला करवाया था, दूसरा ये हो गया। ठीक है। हाँ बेटा। अगर डेटर पे फ्लोटिंग चार्ज लगाया है और मेजर जो हमारे डेटर का बैड डेट चले गए तो उसे वो इसलिए तो रहना ना। वो तो ऑर्डर आने पे होगा, जो कंडीशन है उस पे होगा। पढ़िए इसे, फ्लोटिंग चार्ज पढ़ लो एक बार। थोड़ी सफाई भी कर देते हैं, पढ़ने में आसानी हो जाती है। ये पढ़ो एक बार। आसान है, कोई मुश्किल नहीं है कुछ भी। चैप्टर भी बहुत आसान है ये। इसके बाद देखेंगे डिविडेंड का चैप्टर या डिपॉजिट का चैप्टर। उस तरीके के करके छोटे छोटे चैप्टर हो जाएंगे तो फिर हमारे बड़े रह जाएंगे, वो भी कर लेंगे। थोड़ा बैलेंस हो जाता है ना। जैसे 3 चैप्टर हो गए ऐसे करके, 4th निपट गया, फिर क्या है? नहीं, चार्ज उतना ही रहेगा। सेल परचेज करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, चार्ज उतने पे ही रहेगा जितनी एसेट है। जो भी प्रेजेंट एसेट होंगी या फ्यूचर में खरीदोगे भी उन पे चार्ज है। जो बिक गई उस पे से हट गया। वो रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग बात है, वो अलग चीज है, उसका कोई लेना देना नहीं। सीसी अकाउंट जो है वो चार्ज के लिए बनता है, तो सीसी अकाउंट बनता है करंट। वो चार्ज फ्री हो भी सकता है, चार्ज भी हो सकता है, उस पर कोई ऐसा नहीं है कि चार्ज हो। ओडी सीसी जो अकाउंट बनते रहेंगे बिजनेस के लिए करंट अकाउंट। अब वो सिक्योर्ड है तो फिर चार्ज की रेट हो गई। ये पढ़ो, क्रिस्टलाइजेशन इंपॉर्टेंट है ये। पहले ये पढ़ लिया? पहले बताओ, ये पढ़ लिया क्या आपने? पक्का? अब ये पढ़ लो क्रिस्टलाइजेशन। पढ़िए। पढ़ लो इसे।
क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज कब कब होता है? नंबर 1, व्हेन कंपनी वॉयलेट द टर्म एंड कंडीशन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज। व्हेन कंपनी वॉयलेट द टर्म एंड कंडीशन ऑफ, पहला बोलो, व्हेन कंपनी वॉयलेट द टर्म एंड कंडीशन ऑफ। दूसरा, व्हेन कंपनी सीजेस टू कंटिन्यू द बिजनेस। व्हेन कंपनी सीजेस टू कंटिन्यू द बिजनेस। नंबर 3, व्हेन कंपनी गोज इनटू लिक्विडेशन। व्हेन कंपनी गोज इनटू। नंबर 4, क्रेडिटर इन्फोर्स द सिक्योरिटी कवर्ड बाय द चार्ज। ये चारों केस है, ठीक है? ये चारों केस लिख देना, ठीक है? नंबर 1, ओहो रुको, नंबर 1, when term and condition of floating charge are violated. Number 2, company ceases to carry on business. Number 3, company goes into liquidation. Number 4, creditor enforce the security. When floating charge, क्या लिखूं? बिकम फिक्स्ड। फिक्स्ड होने का मतलब ही यही है, अब एक भी यूनिट बेचोगे, फिक्स चार्ज जिस पे लगा होता है वो तो बेच नहीं सकते आप। अब एक भी यूनिट बेचोगे तो मनी लेंडर का पैसा चुकाओगे। क्लियर है बात? बोलो। अभी तक नहीं चुका रहे थे, खरीद रहे थे, बेच रहे थे, खरीद रहे थे, बेच रहे थे स्टॉक, लेकिन जैसे ही क्रिस्टलाइज हो गया चार्ज, उसके बाद स्टॉक की एक यूनिट भी बेचोगे तो मनी लेंडर का पैसा चुकाना पड़ेगा। क्लियर है बात? हाँ, फिक्स में ये था बेच नहीं सकते। फिक्स में बेचते तो क्या करना पड़ता? क्रेडिटर का पैसा चुकाना पड़ता ना, मनी लेंडर का। यहां पे भी वही करना पड़ रहा है, ठीक है? ठीक है, अब आ जाओ। ये आ गया टॉपिक नंबर 3 बना दिया मैंने इसको, ठीक है? टॉपिक नंबर 3, ड्यूटी टू रजिस्टर द चार्जेस। सेक्शन 77 कौन रजिस्टर करवाएगा? हम क्या? कंपनी। कौन रजिस्टर करवाएगा? किसके पास? आरओसी के बाद कितने दिन में? विद इन 30 डेज ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज। विद इन, तो सर क्या ये लिमिट बढ़ा भी सकते हैं टाइम की? बिल्कुल बढ़ाएंगे, आ जाओ, फीस बढ़ेगी साथ में। इट इज द ड्यूटी ऑफ द कंपनी। किसकी ड्यूटी है? कंपनी की, जो चार्ज क्रिएट कर रही है, विद इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, ऑन इट्स प्रॉपर्टी और असेट्स और अंडरटेकिंग, वेदर टेंजिबल और इनटेंजिबल, वेदर सिचुएटेड इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, टू रजिस्टर द पर्टिकुलर ऑफ चार्ज। चार्ज को रजिस्टर कराना किसकी जिम्मेदारी है? कंपनी की। कितने दिन में कराओगे? कितने दिन में कराओगे? 30 डेज। विद इन 30 डेज, ठीक है? और अगर 30 डेज में ना करवाया तो ये इसका ये बताना, वन वर्ड आंसर, द पर्सन इन हुज फेवर चार्ज इज क्रिएटेड। लेंडर तो लिखा हुआ है, द पर्सन इन हुज फेवर, जिसके फेवर में चार्ज क्रिएट किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? चार्ज होल्डर। चार्जिंग नहीं करनी, चार्ज होल्डर। क्या है बोलो? अगर कंपनी ने ना रजिस्टर करवाया तो चार्ज होल्डर उसे रजिस्टर करवा सकता है। अगर 30 दिन में कंपनी ने रजिस्टर ना करवाया तो चार्ज होल्डर रजिस्टर करवा सकता है, ठीक है ना? अगर कंपनी चार्ज लगी प्रॉपर्टी खरीद रही है, ऑलरेडी लोन चल रहा था, लोन समेत खरीद ली कि हम चुका देंगे लोन, तो जब आपने खरीदी उसके 30 दिन में आप रजिस्टर कराओ चार्ज को। वो तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है ना चार्ज, हमारे नाम पे नहीं करवाएंगे। और कैसे होगा ऑलरेडी रजिस्टर? मैं इंडिविजुअल से खरीद रहा हूं, किसी की बिल्डिंग खरीद रहा हूं, उसका लोन चल रहा था, अब कंपनी खरीद रही है तो कंपनी रजिस्टर नहीं करवाएगी। कितने दिन में? 30 डेज। कब से? डेट ऑफ एक्विजिशन, डेट ऑफ परचेज। किसके पास? आरओसी के पास। सेलर की जगह बायर का नाम आ जाएगा ना, अगर दोनों रजिस्टर्ड वाले ही हुए। विद इन 30 डेज ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज अलोंग विद फीस, ठीक है ना? पर्टिकुलर ऑफ चार्ज इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म। प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म कौन सा जाएगा? CHG 1। किसमें?
CHG1 और CHG9। CHG9 जाता है डिबेंचर्स के केस में। CHG9 किस में जाएगा? डिबेंचर के केस में। और CHG1 अदर चार्जेस, अदर, ठीक है। रुको, क्या जाएगा? CHG1 अदर चार्जेस, ऑल चार्जेस, और CHG9 डिबेंचर्स में। कितने दिन में फाइल करना है? Within 30 days of creation of charge, signed by the company and charge holder. Signed by the company and shall be filed with ROC within 30 days of creation of charge, along with prescribed fees. Charge should be duly registered with ROC. Charge should be duly registered with ROC within 30 days of creation of charge. साइन किसके होंगे? CHG1 और CHG9 पे किसके होंगे? कंपनी एंड चार्ज होल्डर, कंपनी एंड चार्ज होल्डर। हाँ जी बोलो। नहीं नहीं, नॉर्मल केस है। अगर चार्ज वाली प्रॉपर्टी खरीद रहा है, हाँ तो बोलो। नॉर्मल खरीद रहा है, देखो अगर चार्ज क्रिएट कर रहा है तब भी, और चार्ज लगी प्रॉपर्टी खरीदेगा तो डेट ऑफ परचेज से, वरना तो 30 डेज जब क्रिएट किया उसके 30 दिन में। हाँ बिल्कुल, सब में होना है, सब जगह होगा ये 30 डेज वाला भी, आप देखते हैं। तो जल्दी तो नहीं है भैया आपको, किसी को जल्दी तो नहीं है? तो पढ़िए से, पहले इतना पढ़ो। सेक्शन 77, हाँ भाई सेक्शन 77 पढ़िए। चार्ज को रजिस्टर कराना किसकी ड्यूटी है बोलो? कंपनी की। ठीक है ना। चार्ज चाहे इंडिया में क्रिएट किया हो या इंडिया के बाहर क्रिएट किया हो, प्रॉपर्टी चाहे इंडिया में हो या इंडिया के बाहर हो, कब कराओगे? विद इन 30 डेज ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज, विद इन 30 डेज ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज। और अगर कंपनी ने ना कराया तो चार्ज होल्डर खुद भी करवा सकता है, उसके लिए आगे पढ़ाएंगे, ठीक है ना। और क्या जाएगा? साइन किसके होंगे? कंपनी और चार्ज होल्डर के साथ में। अच्छा, चार्ज क्रिएट, लोन लिया कंपनी ने, बैंक से लोन लिया और चार्ज क्रिएट कर दिया अपनी प्रॉपर्टी में, कौन सा फॉर्म जाएगा? CHG1। क्या आएगा? कंपनी ने टर्म लोन लिया बैंक से, अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रख दी, क्या जाएगा? CHG1 ROC पे जाएगा। और कंपनी ने डिबेंचर इशू की और प्रॉपर्टी पे चार्ज लगाया तो CHG9। कितने दिन में? 30 डेज ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज। और साइन किसके होंगे? कंपनी एंड चार्ज होल्डर, कंपनी एंड, बोलो कोई दिक्कत? यहां तक पढ़ लो इसे, ये सारा पढ़ लो। शांतनु कोई दिक्कत है बेटा? बोलो। सिंपल तो याद रखना है, 30 डेज ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज, और चार्ज लगी प्रॉपर्टी खरीदे तो 30 डेज ऑफ परचेज। चार्ज मतलब लोन चल रहा है ना उसके ऊपर, चार्ज किसके फेवर में? कंपनी कह रही है, अरे भाई कंपनी कह रही है कि मैं पैसा ना चुका पाऊं तो बिल्डिंग बेच के ले लियो, और इसकी जानकारी ROC को दे रहे हैं बस। चार्ज तो पहले ही बता दिया था क्या होता है, लीन। तुम नहीं कहोगे बिल्डिंग का पेपर दो मेरे को, तब मैं दूंगा लोन। डिबेंचर क्या है? डिबेंचर जब इशू करेंगे तो प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएट करेंगे, सिक्योर्ड डिबेंचर के केस में। फिर कि कल को हम डिबेंचर का पैसा ना चुका पाए तो आप प्रॉपर्टी बेच के ले लेना पैसा। सिक्योरिटी का मतलब तो यही होता है ना। टर्म लोन, वर्किंग कैपिटल लोन, या तुमसे लिया लोन और तुमने कहा गिरवी क्या रख रहे हो, मैंने कहा स्टॉक हाइपोथेकेट कर देता हूं, तो स्टॉक पे मैंने चार्ज क्रिएट कर दिया ना तुम्हारे फेवर में। चलो आगे।
वेरिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ चार्ज, एक मिनट रुकिए। हाँ ठीक है, ज्यादा बड़ा नहीं है। बेटे इंस्ट्रूमेंट ऑफ चार्ज क्या होता है, एक मिनट रुको। ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ चार्ज क्या होता है, इसे कहते हैं चार्ज डीड। अब समझ में आई बात जो तुम कह रहे हो, चार्ज डीड। इसे साइन करेंगे ना दोनों पार्टी, चार्ज डीड। इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग चार्ज और मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज आर रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड विद आरओसी। किस पे फाइल करेंगे, आरओसी पे। जब इंस्ट्रूमेंट और डीड रिलेटेड टू प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया हो तो उस डीड को सर्टिफिकेट इशू करना पड़ेगा अंडर द सील ऑफ द कंपनी। जो डीड की कॉपी होगी उसको सर्टिफाई करना पड़ेगा अंडर द सील ऑफ द कंपनी। कंपनी की सील लगानी पड़ेगी, डायरेक्टर के साइन होंगे या कंपनी सेक्रेटरी के साइन होंगे या ऑथराइज ऑफिसर के साइन होंगे, ठीक है ना, चार्ज होल्डर के। और अंडर हैंड ऑफ सम पर्सन अदर देन कंपनी हु इज इंटरेस्टेड इन मॉर्गेज और चार्ज। चार्ज होल्डर के भी साइन होंगे और कंपनी के बिहाफ पे एक कोई डायरेक्टर या कंपनी सेक्रेटरी या कोई ऑथराइज ऑफिसर साइन कर सकता है। और साथ में क्या लगेगी, सील, ठीक है ना। क्लियर है बात, चार्ज डीड पे। आउटसाइड इंडिया वाले केस में, अगर विद इन इंडिया है तो कॉपी शैल बी वेरीफाइड बाय सर्टिफिकेट इशूड अंडर द हैंड ऑफ डायरेक्टर, कंपनी सेक्रेटरी, ऑथराइज ऑफिसर, ठीक है। कंपनी का ऑथराइज ऑफिसर, ठीक है। टाइम लिमिट, अब टाइम लिमिट के लिए दो चार्ट पढ़ने पड़ेंगे, यहां से नहीं, यहां से पढ़ो। चार्ज क्रिएट किया गया अगर 2 नवंबर 2018 से पहले, 2 नवंबर, तो कब तक रजिस्टर करना है, विद इन 30 डेज ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज। अगर ना करवाया 30 दिन में तो अगले 300 दिन में करा सकते हैं, फीस बढ़ती जाएगी धीरे धीरे धीरे। 300 दिन भी क्रिएशन ऑफ चार्ज से ही, यानी कि 270 दिन का एक्सटेंशन है। कितने दिन का है, अगर चार्ज क्रिएट किया गया था कब, 2 नवंबर 2018 से पहले, तो 30 दिन में तो रजिस्टर करवाना था, लेकिन 30 दिन से टाइम बढ़ा के कितने तक हो गया, 300 दिन तक। 300 दिन कब से, फ्रॉम क्रिएशन ऑफ चार्ज, और एडिशनल फीस बढ़ती रहेगी। और 300 दिन में भी ना करवाया तो 6 महीने में करा लो, फ्रॉम 2 नवंबर विद एडिशनल फीस। 2 नवंबर 2018 के बाद 6 महीने के अंदर अंदर उसे रजिस्टर करवा लो एडिशनल फीस देके, क्योंकि उसके बाद तो रूल बदल गया है। 2 नवंबर 2018 के बाद ये रूल आ गया है, 30 डेज में रजिस्टर करवाना है, ना करवाया तो अगले 30 डेज में करवाओ एडिशनल फीस के साथ। फिर भी ना करवाया तो अगले 60 डेज में विद एड वेलोरम फीस। एड वेलोरम मतलब ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू, ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू, जितनी बड़ी वैल्यू उतना बड़ा आप फीस भी देनी पड़ेगी। 2 नवंबर 2018 से पहले क्या था, 30 दिन में चार्ज रजिस्टर करवाओ। 30 दिन से लेके कितने दिन तक का टाइम था, 300 दिन, फ्रॉम द डेट ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज। 300 दिन में भी ना करवाया ना पूरा, तो 2 नवंबर 2018 से 6 महीने के अंदर अंदर रजिस्टर करवा लो। क्लियर है, इतना क्लियर है, इतना पढ़ लो, फिर अगले पे पढ़ लो। ये पढ़ो, दो नवंबर में लॉ चेंज हो गया था ना 2018 में, उसके बाद लॉ चेंज हो गया, पहले ये पढ़ लो। अगर चार्ज 2 नवंबर 2018 से पहले क्रिएट किया गया तो चार्ज शुड बी ड्यूली रजिस्टर्ड विद आरओसी विद इन 30 डेज ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज। दिस लिमिट कैन बी एक्सटेंड टू 300 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज विद एडिशनल फीस। इफ इट इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर 300 डेज देन फ्रॉम 2 नवंबर 2018 ऑनवर्ड 6 महीने के अंदर अंदर रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो फिर फाइन पेनल्टी में जाओगे।
ठीक है, क्लियर है, और उसमें भी एडिशनल फीस लगेगी। और अगर चार्ज क्रिएट ही कब किया गया, आफ्टर 2 नवंबर 2018, दूसरा केस, तो कब तक रजिस्टर कराओगे, विद इन 30 डेज ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज, और 30 डेज में ना करवाया तो अगले 30 डेज में, अगले 30 डेज में विद एडिशनल फीस, विद, और एडिशनल फीस के साथ अगले 30 डेज में भी ना करवाया तो अगले 60 डेज में फीस ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू, एड वैलोरम फीस। पढ़ लीजिए। उसके बाद फाइन पेनल्टी, ये लिमिट्स है, पढ़ो। बोलो क्लियर है, शांतनु? क्या हुआ बताओ, याद तो करना है ना, बताओ कहाँ दिक्कत है, कोई दिक्कत है बताओ। हाँ ये 6 आफ्टर 2 नवंबर, बेटा ये देखना, ये देखना बेटा, देखा? अब ऊपर चल बाबू, देखो ठीक है। और पुराने वाला तो 6 महीने में खत्म हो गया ना, 2 नवंबर 2018 आते ही, उसके 6 महीने में तो करना ही था उसको, क्या करना था, 2 नवंबर 2018 आते ही 6 महीने के अंदर अंदर उसको रजिस्टर्ड करवाना ही था। तो बहुत पुरानी बात हो गई, हम तो अब 2025 में चल रहे हैं, तो आज तो यही एप्लीकेबल है, आज की डेट में तो यही एप्लीकेबल है, पर पता दोनों होने चाहिए। तो कंपनी अब क्या करेगी, एक्सटेंशन के लिए एप्लीकेशन फाइल करेगी, यस और नो? एक्सटेंशन के लिए जो एप्लीकेशन जाएगी वो भी जाएगी उसी में, CHG1 और CHG9, सेम है फॉर्म। कंपनी इज रिक्वायर्ड टू मेक एन एप्लीकेशन टू रजिस्टर इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म। प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म क्या? CHG9 फॉर डिबेंचर एंड CHG1 फॉर अदर चार्जेस। सीकिंग एक्सटेंशन ऑफ टाइम, एप्लीकेशन में डिक्लेरेशन फॉर्म लगाना पड़ेगा, साइंड बाय द कंपनी सेक्रेटरी और डायरेक्टर की बिलेटेड फाइलिंग से किसी भी इंटरवेनिंग क्रेडिटर का इंटरेस्ट प्रेजुडिशियली अफेक्ट नहीं हो रहा, किसी का राइट एडवर्सली अफेक्ट नहीं हो रहा, किसका? चार्ज होल्डर का। लेट फाइलिंग की वजह से किसी भी चार्ज होल्डर इंटरवेनिंग क्रेडिटर का राइट अफेक्ट नहीं हो रहा। एक्सटेंशन की एप्लीकेशन आने पे रजिस्ट्रार सेटिस्फाई हो जाएगा कि कंपनी के पास सफिशिएंट कारण है पर्टिकुलर फाइल ना करने के, डीड फाइल ना करने के 30 दिन में, तो वो एक्सटेंशन अलाउ कर देगा एडिशनल फीस और एड वैलोरम फीस के साथ। ठीक है, वो तो कर देगा ना परमिट, ठीक है, पढ़ लीजिए। आगे बढ़ाऊंगा, आगे तो दो पॉइंट छोटे छोटे हैं, ये पढ़ो। भाई एक्सटेंशन की परमिशन तो लेनी पड़ेगी, उसके लिए वही CHG1 और 9 जाएगा जो भी है ना, और वो रजिस्ट्रार को लगेगा दो, एक तो इंटरवेनिंग क्रेडिटर का राइट अफेक्ट ना हो रहा हो, और रजिस्ट्रार को यदि लगेगा सफिशिएंट कारण था डिले का तो वो डिले परमिट कर देगा, लेकिन एडिशनल फीस और एड वैलोरम फीस तो लगेगी। 60 डेज से भी ज्यादा क्लेम है। नहीं 30 दिन के बाद का, जब 30 दिन के बाद था तो अगले 30 दिन में लग रही थी ना भाई ये तो, और ये 30 दिन के बाद 60 दिन में लग रही थी। पढ़ लो। क्लियर है, आगे बढ़े? हाँ जी, क्लियर हो गया, ओके है। जब चार्ज या मॉडिफिकेशन ड्यूली रजिस्टर्ड हो गया ROC पे, तो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन या सर्टिफिकेट ऑफ मॉडिफिकेशन इशू कर देगा ROC इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म। इसके लिए कौन सा फॉर्म आता है? CHG, हाँ रुको, CHG2 फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए, और मॉडिफिकेशन के लिए CHG3, ठीक है ना। रजिस्ट्रेशन के लिए बोलो, और सर्टिफिकेट ऑफ मॉडिफिकेशन रजिस्ट्रेशन मतलब CHG2
सर्टिफिकेट आएगा ना, दैट द चार्ज हैज बीन ड्यूली रजिस्टर्ड विद आरओसी। आरओसी लेटर नहीं भेजेगा, भेजेगा या नहीं भेजेगा? उसी को तो कहेंगे वो लेटर जो सा क्या सर्टिफिकेट, क्या भेजेगा? वही मेल पे आ जाता है लिखा हुआ, दैट हैज चार्ज हैज बीन ड्यूली रजिस्टर्ड विद आरओसी ऑन दिस डेट। और मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज का सर्टिफिकेट आएगा किसमें? CHG 3 में। ठीक है। सेक्शन 77 shall not be made to certain charges which are prescribed in consultation with RBI। RBI से कंसल्ट करके कुछ चार्जेस होंगे जिनके ऊपर सेक्शन 77 अप्लाई नहीं होगा। डन, टॉपिक डन हो गया। बोलो क्लियर हो गया नहीं हो गया ये टॉपिक? तो कुछ क्वेश्चनों के जवाब दे दोगे? पहला प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा, ये रही कंप्यूटर स्क्रीन, ये आपका कंप्यूटर है। हाँ जी, पहली बात, चार्ज को रजिस्टर, यही वाला था ना? हाँ, चार्ज को रजिस्टर कराने की जिम्मेदारी किसकी है? कंपनी की। किसकी है? बोलो। कितने दिन में? विद इन 30 डेज ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज। कौन सा फॉर्म जाएगा? डिबेंचर के केस में CHG 9 और अदर देन डिबेंचर के केस में CHG 1। क्लियर है बात? और 30 दिन में ना कराया तो नया वाला बोलो। 2 नवंबर है था ना, 2 नवंबर 2018। उसके बाद वाला बोलो। 30 डेज में ना कराया तो अगले 30 डेज में विद एडिशनल फीस, विद, और अगले 30 दिन में भी ना कराया तो अगले 60 दिन में, अगले 60 दिन में ऑन एड वेलोरम फीस। तो एक्सटेंशन की परमिशन लेने के लिए एप्लीकेशन जाएगी ROC को, वही CHG 1 या CHG 9 में। ठीक है। और ROC को लगेगा, और उसमें तब अलाउ करेंगे एक्सटेंशन जिससे बिलेटेड फाइलिंग से किसी चार्ज होल्डर का इंटरेस्ट प्रिजुडाइज ना हो रहा हो। ठीक है जी। और रजिस्ट्रार अगर सेटिस्फाई हो जाएगा कि बिलेटेड फाइलिंग का जेन्युइन कारण था, तो वो क्या जारी कर देगा? चार्ज को रजिस्टर कर लेगा और सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज जारी करेगा किसमें? CHG 2 में। और सर्टिफिकेट ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज जारी करेगा CHG 3 में। मॉडिफिकेशन का कंसेप्ट अलग है, रजिस्ट्रेशन का अलग है। मॉडिफिकेशन का टॉपिक आएगा, अभी चिंता ना करो। क्लियर है बात? बस इतना ही तो है। इज इट क्लियर? क्लियर है बोलो। हाँ भाई, हर कंपनी को चार्ज रजिस्टर करवाना पड़ता है। किसके पास? ROC का ऑफिस क्या है? प्राइवेट ऑफिस या पब्लिक ऑफिस? बोलो। पब्लिक ऑफिस। पब्लिक ऑफिस माने तो गवर्नमेंट ऑफिस। तो एनी डॉक्यूमेंट फाइल्ड विद ROC बिकम ए पब्लिक डॉक्यूमेंट। तो पब्लिक का कोई भी मेंबर प्रेस्क्राइब्ड फीस देके उस डॉक्यूमेंट को देख सकता है। तो इसमें कंस्ट्रक्टिव नोटिस का कॉन्सेप्ट लग गया या नहीं लग गया? वही है। कोई भी व्यक्ति जो कंपनी से प्रॉपर्टी खरीद रहा है, चार्ज लगी हुई, ये माना जाएगा उस व्यक्ति को चार्ज की जानकारी थी, और अगर नहीं थी तो होनी चाहिए थी, अगर चार्ज ड्यूली रजिस्टर्ड है ROC के पास। कोई भी व्यक्ति जो कंपनी से प्रॉपर्टी खरीद रहा है, चार्ज लगी हुई, हाँ भाई, तो माना जाएगा उस व्यक्ति को चार्ज की जानकारी थी। क्यों थी? क्योंकि चार्ज हमने ड्यूली रजिस्टर करवाया था। किसके पास? पढ़ा था ना, डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, पढ़ा था नहीं पढ़ा था? तो सारे चार्जेस रजिस्टर्ड होंगे किसके पास? बोलो। सारे चार्जेस रजिस्टर्ड होंगे किसके पास? बोलो। ROC के पास। ROC के पास रजिस्टर्ड हो गए तो क्या बन गए? पब्लिक डॉक्यूमेंट। क्या बन गए? कोई भी व्यक्ति जो उधार दे रहा है कंपनी को अगेंस्ट सिक्योरिटी ऑफ सच प्रॉपर्टी और बाय इट कैन रेफर टू MCA।
वो एमसी के पोर्टल पे जाके देख सकता है कि उस प्रॉपर्टी पे कोई चार्ज तो नहीं चल रहा। कोई भी व्यक्ति, क्या कह रहे हैं, एनी पर्सन हु विश टू लैंड मनी टू द कंपनी, कोई भी व्यक्ति जो कंपनी को पैसा उधार देने जा रहा है अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ सच प्रॉपर्टी, या उसे खरीदने जा रहा है, तो वो एमसीए की साइट पे देख सकता है कि उस पर कोई चार्ज तो नहीं चल रहा। फिर कोई भी डॉक्यूमेंट फाइल्ड विद आरओसी कंस्ट्रक्टिव नोटिस के दायरे में आ गया नहीं आ गया, तो ये माना जाएगा कि नॉलेज थी, आपको चार्ज की नॉलेज थी। तो कंस्ट्रक्टिव नोटिस का मतलब है डीम्ड नॉलेज। क्या है बोलो? चाहे नॉलेज हो या चाहे नॉलेज ना हो, हमें तो पता है कि आपको चार्ज की जानकारी थी। इट मींस थर्ड पार्टी ने भले डॉक्यूमेंट को रेफर ना किया हो, फिर भी माना जाएगा उसने देखा था। ठीक है जी, आगे बढ़ो। यदि कोई चार्ज रजिस्टर्ड हो गया सेक्शन 77 में, तो कोई भी व्यक्ति जो प्रॉपर्टी खरीद रहा है कंपनी से, यह माना जाएगा उसे चार्ज की जानकारी थी। यह माना जाएगा उसे चार्ज की जानकारी थी। उसे पहले वेरीफाई करना चाहिए था कि असेट पे चार्ज तो नहीं चल रहा। अच्छा एक बात बताओ, कोई प्रॉपर्टी खरीदने जाते हो, हाँ भाई, तुम अपना कोई घर खरीदने जा रहे हो, आप देखोगे नहीं देखोगे उस पर पहले कोई लोन तो नहीं चल रहा? देखोगे या नहीं देखोगे? ऐसी अगर कंपनी से कोई प्रॉपर्टी खरीद रहा है तो उस पर कोई चार्ज तो नहीं चल रहा, ये चेक करने की जिम्मेदारी किसकी है? बायर की। किसकी है बोलो? बायर की। ठीक है ना? अगर बिना इंक्वायरी के वो ट्रांजैक्शन कर लेता है और बाद में उसे लॉस हो गया, तो वो लॉस कंपनी से रिकवर नहीं कर सकता। वो लॉस कंपनी से रिकवर, फिर मत कहना कुछ कर ना सके, जब करना था तो किया नहीं। फिर मत कहना कुछ कर ना सके, जब करना था तो किया नहीं। प्रॉपर्टी तो हमने खरीद लिया, चार्ज चेक किया नहीं, चार्ज चेक किया नहीं, अब कल को नुकसान हो गया तो आप कंपनी को लायबल नहीं कर सकते। ठीक है, डन। कंपलसरी रजिस्ट्रेशन का मतलब यही था ताकि कंपनी को रोका जा सके कि वो सेम असेट किसी और को दोबारा से ऑफर एज ए सिक्योरिटी ना कर सके, ऑफर एज सिक्योरिटी ना कर सके। डन है टॉपिक। ये तो वही था। अरे डीम्ड नोटिस मतलब को डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस लग गया, इस पे खत्म कहानी। डन है। लो जी पढ़ो, पूरा पढ़ो ध्यान से, एक एक लाइन पढ़ी। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस है भाई। अरे प्रॉपर्टी आपने खरीद ली कंपनी से, उस पर लोन चल रहा था, चलो छोड़ दो ना, कंपनी को छोड़ दो। आपने मेरे से प्रॉपर्टी खरीद ली, उस पर लोन चल रहा था, अब रजिस्ट्री आपके नाम पे हो गई, तो बैंक वाले तो आपसे लेंगे ना पैसा, लेंगे या नहीं लेंगे? तुम्हें देखना चाहिए था ना जो प्रॉपर्टी खरीद रहे हो उस पर लोन चल रहा नहीं चल रहा। ऐसे ही चार्ज का केस है, जब कंपनी ने चार्ज ड्यूली रजिस्टर करवा रखा है आरओसी पे, तो आपको देखना चाहिए कि इस बिल्डिंग पे कोई चार्ज तो नहीं चल रहा जो प्रॉपर्टी मैं खरीद रहा हूं कंपनी से। और अगर आपको नहीं पता तो आपको पता होना चाहिए। कल को आपका नुकसान हो गया, उस नुकसान की भरपाई फिर कंपनी नहीं करेगी। क्लियर है बात? ये पढ़ लिए दोनों पैराग्राफ? पढ़ लिए? ये और पढ़ो, सेक्शन 80 पढ़ लीजिए। कोई भी व्यक्ति जो कंपनी से प्रॉपर्टी खरीद रहा है, यह माना जाएगा उसे चार्ज की जानकारी थी, और अगर नहीं थी तो होनी चाहिए थी। नहीं थी तो इसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। जो तू पढ़ के आता तो तू फेल ना हो जाता, है ना भाई? कहने का मतलब ये है, अगर मान लो आपको चार्ज की जानकारी नहीं थी तो कंपनी कहेगी चार्ज होल्डर जी इसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। तू चार्ज का रजिस्ट्रेशन है या चार्ज क्रिएट किया हुआ नहीं किया हुआ, वो आरओसी की साइड से देख के आता।
ठीक है, एग्जाम्पल पढ़ लो बेटे। क्लियर है यशोदा? क्लियर हो गया? हाँ जी, पढ़ लीजिए एग्जाम्पल 5 पढ़ लीजिए। विष्णु मार्केटिंग लिमिटेड, अब चलो देखो देखो मेरे साथ देखो आप सब लोग। विष्णु मार्केटिंग लिमिटेड ने एक टर्म लोन लिया, कितने का? 50 लाख का। किससे? अल्फा कमर्शियल बैंक से। और चार्ज क्रिएट कर दिया अपने ऑफिस पे, ऑफिस बिल्डिंग पे। चार्ज को रजिस्टर्ड भी करवा लिया, नहीं करवा लिया? अगर बिल्डिंग अनदर पर्सन को बेच दी, नीरज को, तो बताओ नीरज को चार्ज की जानकारी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? और नहीं है तो क्या वो कंपनी को लायबल करेगा? उसकी गलती है ना खुद की। तो ही इज डीम्ड टू हैव नोटिस ऑफ चार्ज, यानी कि ये माना जाएगा नीरज को पता था पहले से कि बिल्डिंग पे लोन चल रहा है, ठीक है ना। नीरज कल को कोर्ट में जाके ये नहीं कह सकता मुझे तो चार्ज के बारे में पता ही नहीं था, मुझे तो नुकसान हो गया, तो ये नहीं कह सकते आप। क्लियर है बात? पढ़िए, एग्जाम्पल पढ़ लो बेटा। यशोदा क्लियर है बेटे? देख लो जरा एग्जाम्पल ध्यान से, बताओ क्लियर है? हाँ शांतनु क्लियर है बेटे? बोलो बेटे क्लियर है या नहीं है? आसान ही तो है चैप्टर ये। टॉपिक नंबर 5 आ गया। फिर ये आ गया 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। खत्म। टोटल कितने टॉपिक हो गए? 13। ठीक है, 13 में से 4 टॉपिक हमारे हो गए। यस और नो? यस। तो चलिए, अच्छा चार्ज को रजिस्टर ना करवाया तो क्या हो जाएगा? नल एंड वॉइड। क्या हो जाएगा? हैज नो लीगल इफेक्ट। तो भैया पैसा चुकेगा नहीं चुकेगा? चार्ज होल्डर का चुकेगा। चार्ज वॉइड हुआ है, पैसा लोन थोड़ी वॉइड हो गया। मतलब वो क्या बन गया? चार्ज होल्डर क्या बन गया? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। क्या बन गया? पैसे तो चुकाएंगे लेकिन अब वो सिक्योरिटी इन्फोर्स नहीं कर सकता। सिक्योरिटी इन्फोर्स आइए। और अगर कोई और चार्ज, दो तीन बातें सुन लो फिर पढ़ लेंगे, फिर तो यूं पढ़ेंगे और पैक, कुछ है ही नहीं इसमें। चार्ज को रजिस्टर ना करवाया आरओसी पे तो चार्ज बिकम्स नल एंड वॉइड। क्या चार्ज होल्डर सिक्योरिटी इन्फोर्स कर सकता है?
चार्ज होल्डर कल को कह सकता है बिल्डिंग बेच के मेरा पैसा चुकाओ, कह सकता है? अनरजिस्टर्ड है भाई, रजिस्टर नहीं करवाया चार्ज को, तो क्या कह सकता है कि कल को बिल्डिंग बेच के मेरे पैसे दो? कह सकता है क्या? नहीं। तो सिक्योरिटी क्या हो, मतलब प्रॉपर्टी क्या हो गई? चार्ज फ्री। क्या हो गई बोलो? चार्ज फ्री हो गई। चार्ज क्या हो गया? नल एंड वॉइड। तो वो जो क्रेडिटर था वो क्या बन गया? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। क्या बन गया? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर बन गया। और मान लो हमने पहला चार्ज तो रजिस्टर नहीं करवाया, दूसरा करवा लिया। एक ही बिल्डिंग पे हमने क्या किया? चार्ज 1 क्रिएट किया, मॉर्गेज 1 मॉर्गेज 2, और मॉर्गेज 1 को रजिस्टर नहीं करवाया, मॉर्गेज 2 को रजिस्टर करवा लिया। तो क्या होगा? मॉर्गेज 2 विल गेट प्रायोरिटी ओवर द मॉर्गेज 1। मॉर्गेज 2 को, सेकंड लोन को प्रायोरिटी मिलेगी ना, क्योंकि सेकंड वाला क्या है? रजिस्टर्ड विद आरओसी। क्या है बोलो? भाई तो नहीं है। सर ऐसे तो कंपनी कभी चाहेगी नहीं सिक्योर करो चार्ज। अरे तो चार्ज होल्डर को भी तो अच्छा पेनल्टी नहीं लगेगी कंपनी पे, और चार्ज होल्डर को नहीं कहा अगर कंपनी नहीं करवा रही तो तू करवा ले। वही उसी की होगी क्या? हाँ, और वो करवा रहा तो कंपनी तो, जिम्मेदारी तो कंपनी की थी, कंपनी पे तो फाइन पेनल्टी लगेंगे बाबू। आइए, कोई भी चार्ज कंपनी क्रिएट नहीं कर सकती, जो कंपनी ने क्रिएट किया हो उसे लिक्विडेटर नहीं मानेगा, या आईबीसी कोड में या कंपनीज एक्ट में लिक्विडेटर नहीं मानेगा, या कोई और क्रेडिटर नहीं मानेगा, जब तक वो ड्यूली रजिस्टर्ड ना हो और सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आरओसी ने ना दिया हो। चार्ज को तब तक नहीं मानेगा, कौन नहीं मानेगा? कोई लिक्विडेटर या कोई इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड में बंदा हो गया या क्रेडिटर हो गया, वो चार्ज को तब तक नहीं मानेगा जब तक वो ड्यूली रजिस्टर्ड विद आरओसी ना हो। इसका मतलब चार्ज क्या हो गया? वॉइड। क्या हो गया बोलो? अगेंस्ट द लिक्विडेटर और अदर क्रेडिटर। अब अदर क्रेडिटर कह रहे हैं हमारा पैसा पहले चुकाओ, वो कह रहे हैं वो चार्ज होल्डर है, भाड़ में गया चार्ज होल्डर। क्यों? चार्ज तो रजिस्टर्ड ही नहीं है, उसको कहो हमारे साथ खड़ा हो जाए। किसकी लाइन में लग जाएगा निकल के? अब वो चार्ज होल्डर किसकी लाइन में जाके लग जाएगा? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर की, है ना। और उनमें भी उसको पैसा साथ में नहीं मिलेगा, प्रोराटा मिलेगा, उनका जितना मिल रहा है उसका प्रोपोर्शनेट मिलेगा उसको भी, ठीक है। सिंपली स्टेटेड, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप के टाइम पे क्रेडिटर जिसका चार्ज रजिस्टर्ड नहीं था वो क्या बन गया? अनसिक्योर्ड बन गया। क्या बन गया? ना ही लिक्विडेटर ना अदर क्रेडिटर उसको लीगल रिकॉग्निशन देगा, कहेगा भैया यहाँ हो जा साइड पे खड़ा हमारे साथ। उसको प्रायोरिटी मिलेगी क्या? अब नहीं मिलेगी, ठीक है ना। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका कोई कॉन्ट्रैक्ट था मनी सिक्योर्ड बाय चार्ज के ऊपर, कॉन्ट्रैक्ट था तो वो अपनी जगह पे है। डेप्ट तो वैलिड है, लोन तो वैलिड है, वो इन्फोर्स कर सकते हैं कंपनी के अगेंस्ट, बट सिक्योरिटी लॉस्ट हो गई है। लोन वॉइड नहीं हुआ, सिक्योरिटी वॉइड हो गई है, चार्ज वॉइड हो गया है। हेलो, आप पैसा तो वापस ले सकते हो पर बिल्डिंग बेच के रिकवर नहीं कर सकते। कंपनी सबका चुका रही है, तुम्हारा भी चुकाएगी। कैसे? एज अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर होता है तो उसका पैसा नहीं चुकाया जाता क्या? चुकाया जाता है, बट अब आप सिक्योर्ड नहीं रहे, आपका चार्ज क्या हुआ? वॉइड हो गया। क्यों? बिकॉज इट वॉज अनरजिस्टर्ड, इट वॉज फर्दर फेलियर टू रजिस्टर द चार्ज डज नॉट एब्सॉल्व ए कंपनी फ्रॉम इट्स लायबिलिटी। ऑफेंस तो आएगा, अपराध की श्रेणी में तो कंपनी आएगी, ठीक है। कोई सब्सिक्वेंट जो चार्ज क्रिएट किया गया था, इवन इफ इट इज रजिस्टर्ड विद इन द एक्सटेंडेड पीरियड और इंस्टेड ऑफ ओरिजिनल 30 days, shall not prejudice any right acquired in respect of any property before charge is actually registered। अगर पहला चार्ज बाद में रजिस्टर कराया हमने, दूसरे वाला पहले रजिस्टर करवा लिया। हाँ भाई, हमने चार्ज 1 क्रिएट किया 1 जुलाई को और चार्ज 2 क्रिएट किया 1 अगस्त को। चार्ज 2 को पहले रजिस्टर करवा लिया और चार्ज 1 को बाद में रजिस्टर करवाया, तो क्या होगा? सेकंड और सब्सिक्वेंट चार्ज विल गेट प्रायोरिटी ओवर द फर्स्ट चार्ज, will get priority over the first charge। क्लियर है बात? डन है, बात खत्म। बाकी तो एग्जांपल है, ये पढ़ लो। पढ़िए इसे।
ठीक है, लिक्विडेटर आया हुआ है, लिक्विडेटर किसने अपॉइंट किया? लिक्विडेटर कोर्ट ने। अब हमने कहा जी ये बिल्डिंग बेच के हमारे पैसे चुकाओ। वो कहते भाई आपका चार्ज तो रजिस्टर्ड नहीं है, तो आप वहां खड़े हो जाओ। कहाँ पे? इन द लाइन ऑफ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। यानी कि अब आप उसके अगेंस्ट आपका चार्ज क्या हो गया? वॉइड। लिक्विडेटर के अगेंस्ट आईबीसी में जो बंदा अपॉइंट हुआ था उसमें, या क्रेडिटर के अगेंस्ट क्या हो गया? वॉइड हो गया ना। अब आप सिक्योरिटी इनफोर्स, अच्छा लोन ले सकते हो, ले सकते हो, मतलब लोन का पैसा वापस मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा, बट कैसे मिलेगा? एज अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। एज आपका लोन लॉस्ट नहीं हुआ, लोन तो वैलिड है, लोन तो सिक्योरिटी इज लॉस्ट, प्रायोरिटी नहीं रही अब आपकी। और कोई सेकंड, और अगर कोई और सेकंड चार्ज क्रिएट किया था वो रजिस्टर्ड हुआ तो उसका पैसा बिल्डिंग बेच के चुकाया जाएगा, आपका नहीं चुकाया जाएगा। हाँ, अरे तुम तो अनसिक्योर्ड हो गए भैया। वो अगर तुमने बाद में रजिस्टर करवा लिया, हेलो, मॉर्गेज 2 वाला देखो, पहले तुमने लोन दिया, मैंने, मेरे को, मैं कंपनी हूं, आपने मुझे लोन दिया, मैंने चार्ज क्रिएट कर दिया, रजिस्टर नहीं करवाया, ठीक है, और तुमने भी ध्यान नहीं दिया, मैंने भी नहीं दिया। दूसरा लोन मैंने सेम प्रॉपर्टी पे शब्द से लिया, अब शब्द वाला चार्ज हमने हाथों हाथ रजिस्टर करवा दिया, बाद में तुम्हें पता चला मेरा चार्ज तो रजिस्टर्ड नहीं है, तो हमने अब आपका भी चार्ज रजिस्टर करवा दिया, तो मॉर्गेज 2 विल गेट प्रायोरिटी ओवर मॉर्गेज 1, क्योंकि आपका चार्ज बाद में रजिस्टर्ड हुआ है। और अगर रजिस्टर्ड ही ना हुआ आपका चार्ज, तब तो आप अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में चले गए भैया। क्लियर है बात? अब ये पढ़ो, पढ़ो। जिसका चार्ज, ये देखो, जिसका चार्ज रजिस्टर्ड नहीं हुआ था विल रिड्यूस टू द लेवल ऑफ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। ठीक है ना? आगे पढ़ लो, पूरा पढ़ लो ये। ठीक है, कंपनी की लायबिलिटी खत्म नहीं हुई, केवल, और हाँ, और ऑफेंस में भी आएगी कंपनी। कंपनी ने गलती की है या नहीं की चार्ज को रजिस्टर ना करवा के? ऑफेंस तो लगेगा कंपनी पे, ये ध्यान रखना। आगे चलो, लो ये पढ़ो, खत्म कहानी। एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज बाय चार्ज होल्डर। अब कौन रजिस्टर करवा रहा है बोलो? चार्ज होल्डर। भैया मेरे हितों की रक्षा मुझे तो करनी है ना, कंपनी ने रजिस्टर नहीं करवाया तो मैं तो करवाऊं। सेक्शन 78, सेक्शन 78, आइए पढ़े। इसका प्रोसेस है, कहां से शुरू है दिखा देता हूं, यहां से। कंपनी क्रिएटिव, पहला स्टेप, पढ़ो 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 पढ़ो। कंपनी क्रिएटिंग चार्ज मस्ट रजिस्टर चार्ज विद इन 30 days ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज। बोलो, कंपनी क्रिएटिंग चार्ज, बोलो ना, कंपनी क्रिएटिंग चार्ज मस्ट रजिस्टर चार्ज विद आरओसी विद इन 30 days ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज। अगर 30 days में कंपनी ने रजिस्टर ना करवाया तो चार्ज होल्डर भी रजिस्ट्रार पे जा सकता है, चार्ज होल्डर भी रजिस्ट्रार पे जा सकता है कि रजिस्ट्रार साहब इसे क्या कर लो, रजिस्टर कर लो। रजिस्ट्रार कंपनी को नोटिस देगा, हाँ भाई क्या इस चार्ज को रजिस्टर कर ले। अगर कोई ऑब्जेक्शन ना आया तो रजिस्ट्रार 14 दिन में, कंपनी को नोटिस देने के बाद 14 दिन में रजिस्टर कर लेगा। और अगर ऑब्जेक्शन आ गया, कंपनी कह रही है ना जी हमने तो खुद ही रजिस्टर करवा दिया है, या कंपनी सफिशिएंट कारण दे रही है कि क्यों चार्ज को रजिस्टर ना किया जाए, तो रजिस्ट्रार फिर रजिस्ट्रेशन अलाउड नहीं करेगा। रजिस्ट्रार रजिस्ट्रेशन अलाउड, ठीक है ना? इतना ही है, पढ़ो उसको पहले, फिर लैंग्वेज में दोबारा पढ़वा दूंगा, ये रहा, खत्म कहानी। इतना पढ़ लो, 4 5 6 7 8 9 लाइनें लिखा ना।
लिखाओगे नहीं लिखाओगे? तो पहले इट इज द ड्यूटी ऑफ द कंपनी टू गेट द चार्ज रजिस्टर्ड विद ROC विद इन 30 days ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज. सेकेंड पॉइंट, इफ कंपनी फेल टू रजिस्टर द चार्ज विद इन 30 days, then charge holder may get the charge registered with ROC himself. When registrar receive the application for registration from the charge holder, the registrar shall give notice to the company. कंपनी ने 14 दिन में कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया तो रजिस्ट्रार क्या करेगा? चार्ज को रजिस्टर कर लेगा ऑन द एप्लीकेशन ऑफ चार्ज होल्डर. शांतनु, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ चार्ज होल्डर की एप्लीकेशन पर रजिस्टर कर लेगा. पहले कंपनी को नोटिस देगा, कंपनी ने 14 दिन में कोई ऑब्जेक्शन ना उठाया तो चार्ज होल्डर के कहने पर उसको रजिस्टर कर लेगा. और कंपनी ने क्या किया? ऑब्जेक्शन उठा दिया. कंपनी कह रही है मैं खुद कराऊंगी रजिस्टर्ड, या कंपनी बता रही है कि इसे रजिस्टर क्यों ना किया जाए, तो फिर रजिस्ट्रार अगर सेटिस्फाई हो जाता है तो उसे रजिस्टर नहीं करेगा और चार्ज होल्डर को कह देगा भैया मैं नहीं कर रहा रजिस्टर, कंपनी मना कर रही है, बात करो जाके. खत्म कहानी. अब इसी को लैंग्वेज में पढ़ लो. ये लो पढ़ो. और चार्ज होल्डर जितना भी खर्चा होगा, हाँ भाई, चार्ज होल्डर जितना भी खर्चा होगा वो किससे लेगा? कंपनी से. किससे लेगा? रजिस्ट्रेशन करवाने का जितना भी खर्चा होगा चार्ज होल्डर किससे लेगा? कंपनी से. क्योंकि ड्यूटी किसकी थी कराने की? कंपनी की. तो चार्ज होल्डर को तो फीस देनी पड़ेगी ना. लिखा था ना अलॉन्ग विद प्रेस्क्राइब्ड फीस एडिशनल फीस. जितनी भी प्रेस्क्राइब्ड फीस दी, एडिशनल फीस दी, एड वेलोरम फीस दी, वो सब चार्ज होल्डर किससे रिकवर कर लेगा? फ्रॉम द कंपनी. अब पढ़ लो, लैंग्वेज में पढ़ लो. ये लैंग्वेज पढ़ो, मैं गंदा नहीं कर रहा इसको, पूरी लैंग्वेज पढ़ लो. यहां से लेके पढ़ना शुरू करना बेटे, यहां से, ठीक है? और कहां तक पढ़ना? यहां तक पढ़ो. पढ़ो, ये टॉपिक भी डन है. आसान है चैप्टर. एक मिनट, बड़ी स्पीड है यार दे. फिर भी आराम से पढ़ो. चले आगे, चले, पढ़ लिया. सेम है बिल्कुल जो पढ़ाया है, कुछ अलग तो नहीं है. ये और पढ़ लो. चार्ज होल्डर अपने पैसे किससे लेगा? पढ़ लो. जितनी भी लगी, नॉर्मल फीस भी लगेगी, एडिशनल भी लगेगी, ज़्यादा लेट हो गया तो एड वेलोरम भी लगेगी. जो भी पे किया उसने फीस, एडिशनल फीस, वो सब किससे लेगा? कंपनी से लेगा. डन है? वेल डन. नॉर्मल फीस होती है, बढ़ती रहती है धीरे धीरे, पेनल्टियाँ लगती रहती है ना, आगे आगे बढ़ती रहती है. छठा टॉपिक भी डन हो गया आपका. चलो ये भी पढ़ लो. पनिशमेंट फॉर कंट्रावेंशन, उल्लंघन. सेक्शन 86. तेरी आवाज़ आ गई मेरे तक. सेक्शन 86 छोटा है, पढ़ लेते हैं. अगर कंपनी ने डिफॉल्ट किया इस चैप्टर में, इस चैप्टर के प्रोविजन को कंप्लाई करने में, तो कंपनी पे पेनल्टी लगेगी सीधी 5 लाख रुपए की. सीधी, अप टू नहीं है, सीधी 5 लाख. और ऑफिसर इन डिफॉल्ट पे पेनल्टी लगेगी 50,000 रुपए की. कंपनी पे 5 लाख की, ऑफिसर इन डिफॉल्ट पे 50,000 की. पनिशमेंट फॉर फ्रॉड भी एप्लीकेबल होगा. कब होगा? अगर कोई व्यक्ति विलफुली गलत जानकारी देता है
या किसी मटेरियल इंफॉर्मेशन को छुपाता है तो ही शैल बी लाइबल फॉर फ्रॉड अंडर सेक्शन 447। लाइबल फॉर फ्रॉड अंडर सेक्शन 447। पढ़ लो टॉपिक नंबर 12 डन। मैं अरे ये तो है, वो तो क्या एक्स्ट्रा लाऊं क्या? पढ़ लो। कंपनी, अरे इस चैप्टर के प्रोविजन का उल्लंघन किया, कंपनी पे पेनल्टी है 5 लाख की, ऑफिसर इन डिफॉल्ट पे पेनल्टी है कितने की? 50,000 की। फिक्स पेनल्टी है, कोई कम ज्यादा है नहीं। दूसरा, अगर मान लीजिए किसी पर्सन ने फर्निश करी रॉन्गफुल इंफॉर्मेशन, इनकरेक्ट, विलफुली फर्निश करी इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन या किसी मटेरियल इंफॉर्मेशन को छुपाया, ही शैल बी लाइबल फॉर फ्रॉड अंडर सेक्शन 447। डन 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 डन। वेरी वेरी गुड, पढ़ लीजिए ध्यान से। अब आसान है तो भैया क्या करें, टफ बनाए जबरदस्ती। 5 नंबर का आना है क्वेश्चन, ज्यादा से ज्यादा 10 का आ जाएगा, 5 का ही मान के चलो तो कर लो फटाफट इसको। क्या है, 12-13 टॉपिक है, याद करो, 2 घंटा बैठ के खत्म चैप्टर। 2 घंटा दे दो घर पे, 2 से 3 घंटे में चैप्टर फिनिश। 3 घंटे लग जाएंगे, 4 लग जाएंगे, क्या बुराई है, 5 नंबर मिल भी तो रहे हैं। हो सकता है 10 का भी पूछ ले, मैं क्यों कहूँ 5 का ही पूछे, लेकिन मिनिमम 5 का तो पूछना चाहिए, और 10 का भी पूछ ले तो और बढ़िया। टॉपिक नंबर कौन सा हो गया? 12 हो गया। हाँ, एक छोटा और करेंगे, 9 कौन सा था? ये छोटा ही है। कोई सा भी कर लो, सब छोटे छोटे ही, तो यही वाला कर लेते हैं। एक्विजिशन मतलब अब खरीद रहे हो भैया, चार्ज लगी प्रॉपर्टी खरीदो या चार्ज में कोई मॉडिफिकेशंस करो, इंटरेस्ट रेट चेंज कर दिया, पीरियड चेंज कर दिया, कुछ भी चेंज कर दिया, सिक्योरिटी 2 बिल्डिंगें लगा रखी थी, एक हटा दी, चार्ज में से हटा दी, चार्ज फ्री कर दी, चार्ज होल्डर से पूछ के। तो कोई भी चेंज करो, चार्ज में कोई भी मॉडिफिकेशन करो या चार्ज लगी प्रॉपर्टी खरीदो, सारे प्रोविजन वही लगेंगे। कौन से? 30 दिन, फिर 30 दिन, फिर 60 दिन, 30, 60 वही लगेंगे भाई। यही कह रहा है, ये क्या कह रहा है? सेक्शन 77 लगेगा, चाहे चार्ज लगी प्रॉपर्टी खरीदो चाहे मॉडिफिकेशन करो चार्ज की शर्तों में। यानी कि एक्विजिशन ऑफ चार्ज लगी प्रॉपर्टी, एक्विजिशन ऑफ asset which is subject to चार्ज। या तो चार्ज लगी प्रॉपर्टी खरीद ली, या दूसरा क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज, मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज, दोनों पे वही लगेगा सेक्शन 77, वही 30, 60 वही। आ जाओ देख लो। अगर प्रॉपर्टी पे चार्ज लगा हुआ था और वो चार्ज होल्डर की परमिशन से बेच दी गई, तो कंपनी की रजिस्टर्ड, जो कंपनी खरीद रही थी प्रॉपर्टी, वो उसे रजिस्टर्ड करवाएगी। अरे भाई तुम तो इंडिविजुअल हो, तुम काहे रजिस्टर्ड करवाओगे? लोन ले रखा है तो, समझे क्या? अरे तुम तो इंडिविजुअल हो, तुम थोड़ी कंपनी हो, तुमने लोन ले रखा था उस प्रॉपर्टी पे। अब लोन समय तो वो बिल्डिंग तुमने किसको बेच दी? कंपनी को, तो कंपनी तो रजिस्टर करवाएगी अपने नाम पे। और मान लो एक कंपनी ने दूसरी से खरीदी, तो पुरानी वाली का नाम हटवाना पड़ेगा, नई वाली का नाम डलवाना पड़ेगा, तब भी रजिस्ट्रेशन करवाना है, नया चार्ज क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है ना, जिसने खरीदी है उसके नाम पे। बोलो क्लियर है? इतना पढ़ो पहले, जल्दी नहीं पढ़ो। भाई पुरानी कंपनी पे भी चार्ज चल रहा था, उसने चार्ज समय तुम्हें बेच दी, अब तुम्हारे पे भी तो चार्ज चलेगा, तो तुम क्या रजिस्टर नहीं करवाओगे अपने नाम पे चार्ज को? पढ़ लीजिए, ऊपर का टॉपिक पढ़ लो। कह रहे हैं सेक्शन, हेलो कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 79। सेक्शन 79 कहता है जो सेक्शन 77 था ना,
2 नवंबर 2018 से पहले और 2 नवंबर 2018 के बाद, वो सारा का सारा सेक्शन 77 ड्यूटी टू रजिस्टर्ड द चार्ज, वो मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज में भी लगेगा, और अगर चार्ज लगी प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो भी लगेगा। क्लियर है बात? अब ये पढ़ो, ए पॉइंट पढ़ो, ए पॉइंट पढ़ो। ठीक है, मॉडिफिकेशन एक बच्चे ने पूछ लिया क्या होता है, मैंने कहा बताया तो था, रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो गया, ठीक है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो गया, या टर्म कंडीशन चेंज हो गई, या 2 बिल्डिंग गिरवी रखी हुई थी एक हटा ली, या एक रखी हुई थी एक और लगा दी, चार्ज में डीड में चेंज हो रहा है ना, तो मॉडिफिकेशन इंक्लूड वेरिएशन इन द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एग्रीमेंट इंक्लूडिंग चेंज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट म्यूचुअल एग्रीमेंट से, या बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, वेरिएशन इन द एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ चार्ज। एक्सटेंट मतलब एक्सटेंट ऑफ चार्ज बढ़ा दिया या घटा दिया, या तो एक बिल्डिंग पे चार्ज लग रहा था एक और रख दी उसी में, या 2 पे लगा हुआ था एक हटा दी। समझ गए ना बात को? कम ज्यादा कर दी सिक्योरिटी, ठीक है ना। भले चार्ज होल्डर ने अपने राइट भी थर्ड पार्टी को साइन कर दिए हो, वो भी मॉडिफिकेशन कहलाता है। अरे डेट कम हो गया ना, हमने आधा लोन चुकाया है, आधा लोन चुकाया तो एक बिल्डिंग लोन फ्री कर दी, दूसरी अभी दे रखी है तुम्हारे को, मैंने क्यों टेंशन ले रहे हो? तो मॉडिफिकेशन की जानकारी आरओसी को दोगे नहीं दोगे? या मान लो जो चार्ज होल्डर था उसने अपना राइट किसी को साइन कर दिया विद द कंसेंट ऑफ कंपनी, तो भी इंफॉर्मेशन दो किसको? आरओसी को। मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज के एग्जांपल, वाह भाई वाह, ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज? टर्म कंडीशन चेंज हो गई, लिमिट घटा दी या बढ़ा दी, किस चीज की? चार्ज की। पारी पासू चार्ज क्रिएट कर दिया, तुम्हारे साथ साथ एक और डिबेंचर भी इशू कर दिया उसी बिल्डिंग पे। अरे बिल्डिंग 1 करोड़ की थी, तुम्हारे 50 लाख के थे, हमने 30 लाख का लोन लेना है उसी बिल्डिंग पे ले लिया, पर तुमसे पूछे बगैर लूंगा क्या? पारी पासू मतलब रैंकिंग इक्वली अमंग देमसेल्फ, रैंकिंग इक्वली अमंग्स देमसेल्फ, बराबरी का दर्जा। जो मैं दोबारा से लोन ले रहा हूं उसी बिल्डिंग पे, उनको तुम्हारे बराबर लाके खड़ा करना है, तो तुमसे पूछ के करूंगा बिना पूछे? पूछ के करेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो गया, रीपेमेंट शेड्यूल चेंज हो गया, पार्शियल रिलीज ऑफ चार्ज ऑन ए पर्टिकुलर असेट और प्रॉपर्टी, पार्शियल रिलीज कर दिया, 2 बिल्डिंग में से एक क्या कर दी? चार्ज फ्री। अरे मैंने तुमसे 50 लाख ले रखा था, 1 करोड़ की बिल्डिंग थी, 2 बिल्डिंग थी, 1-1 करोड़ की गिरवी रख रखी थी, अब 50 लाख का लोन ले रखा था, आधा चुका भी दिया, अब तो एक बिल्डिंग चार्ज फ्री कर दो। कर लो, पढ़ लो। सर्टिफिकेशन और मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज आ जाएगा, जो इस बात का प्रमाणित एविडेंस है कि मॉडिफिकेशन से रिलेटेड पूरी कार्रवाई पूरी कर दी गई है। किसमें आएगा सर्टिफिकेट? किसमें आएगा? CHG 3, CHG 3 मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज का टॉपिक डन। वाह भाई वाह, पढ़ो, ये पढ़ो। कहां तक पढ़ा था? मॉडिफिकेशन पढ़ो क्या होता है। पढ़ लो मॉडिफिकेशन क्या होता है। चेंजिंग इन द टर्म्स ऑफ चार्ज, चार्ज डीड, डीड क्या होती है? डॉक्यूमेंट स्टैम्प पेपर पे बनती है जैसे। चेंजिंग इन द टर्म एंड कंडीशन ऑफ चार्ज, इंटरेस्ट रेट चेंज हो गया, रीपेमेंट शेड्यूल चेंज हो गया, कोई प्रॉपर्टी चार्ज में और लगा दी, कोई प्रॉपर्टी चार्ज फ्री कर दी, चार्ज होल्डर ने अपना राइट किसी को असाइन कर दिया, ये सारे चेंजेस हैं। पढ़ो पढ़ो, ये एग्जाम्पल पढ़ो, ये आ सकता है क्वेश्चन डायरेक्ट। एक क्वेश्चन आना कहीं से भी आ जाए, आसान है चैप्टर, याद करने में टाइम लगता है, मुश्किल थोड़ी है चैप्टर। ऐसे ही डिविडेंड है, ऐसे ही आपका वो वाला है, डिपॉजिट वाला है, आसान ही है चैप्टर। ऑडिट अकाउंट्स और चार चैप्टर बड़े हैं बस। मीटिंग, जनरल मीटिंग, कंपनी अकाउंट्स, कंपनी ऑडिट और ये आपका शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर, बस हो जाएगा आराम से।
पेपर कब है? मई में। अगर मेरे से करना है तो कंपनी लॉ के बाद कराऊंगा, नहीं तो रिकॉर्डिंग लो करो। रिकॉर्डिंग पूरा किया हुआ है भाई, पूरा करा रखा है, और मेरे से करना है मैं तो कराऊंगा ही, कंपनी लॉ के बाद ही तो कराऊंगा, है ना। अगर आपका जल्दी पेपर है, मई में है, तो आप साथ साथ कवर कर लो। इन्होंने तो कर लिया, आशु ने कर लिया, आशु ने पूरा अदर लॉ पढ़ रखा है, रोनित ने पूरा अदर लॉ पढ़ रखा है, ये सब मई वाले तो हैं। 13 सितंबर में है ना, तो इसको तो कराऊंगा ही आराम से। मेरी गाड़ी सितंबर ही पर मैंने कर रखा है। हाँ कर रखा है, दोबारा कराएंगे, कर लेना, हमें क्या जाना है। नहीं नहीं, सोचना तो कुछ नहीं है, लेकिन इनको बाद में टाइम बचाना होगा ना अपना। मार्च अप्रैल बैठ के पढ़ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को तो कराना ही है। मेरा तो अभी हो जाएगा कंपनी लॉ, उसके बाद मैंने अदर लॉ कराना ही है। मैं क्यों नहीं कराऊंगा, मैं तो कराते रहना है, मैं तो मल्टीपल टाइम कराऊंगा। 4 चैप्टर बचे हैं भाई। क्या आपने बोला ना 4 चैप्टर बचे हैं बस। अरे मतलब कंपनी के अरे बाबा कंपनी के वो तो कराना ही है, वो तो कंपनी लॉ के 4 बचे हैं, इसके बाद वो अदर लॉ तो होना ही है, ठीक है ना, ये चीज़ है। मैं तो ये कहता हूँ किसी को जल्दी है, रिकॉर्डेड से पढ़ लो, फिर पढ़ाऊंगा फिर पढ़ लेना, फिर टेस्ट लूंगा फिर पढ़ लेना। हमने तो पढ़ते ही रहना, हमारे पास तो एग्जाम तक आओ, हमें क्या दिक्कत है, हमने कहा जाना है, समझे बात को। तुम्हारा खत्म हो जाएगा जनवरी में या फरवरी में, उसके बाद तुम्हारा ये जो है अदर लॉ फरवरी डेट में तुम्हारा सारा कुछ क्लियर हो। हाँ तो अरे तो जनवरी तक तो हो ही जाना है, ये तो हो ही जाना है जनवरी तक, कि नहीं हो जाना। बड़े आराम से। ये हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा है, 5वां 4th है, खत्म है ये, ठीक है ना। इसके बाद 3 चैप्टर छोटे हैं, 4 बड़े हैं, हो जाना है आराम से, कोई दिक्कत नहीं। जनवरी एंड तक तुम्हारा ये हो जाएगा, 1-1.5 महीने का है मैक्सिमम अदर लॉ। सब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अरे ये तो पढ़ो, अदर लॉ कुछ नहीं है, कोई 2 क्लास कोई 3 क्लास, ठीक है ना। जनरल क्लॉजेस तो 2 क्लास में करा दिया था। पारी पासो मतलब सेम, मैंने इससे लोन लिया था, बिल्डिंग गिरवी रख दी थी, अब मैं उसी बिल्डिंग पे तेरे से लोन लेना चाहता हूँ, तो इससे पूछ के लूंगा बिना पूछे लूंगा। बता भाई शांतनु, उसी बिल्डिंग पे इससे भी लोन लेना चाह रहा हूँ, तुमसे पूछूं या ना पूछूं? तुम्हारे बराबर ला के खड़ा करना चाह रहा हूँ उसको, जबकि लोन इससे बाद में ले रहा हूँ मैं। बोलो पूछूं ना पूछूं? पूछूंगा ना, ये चीज है। हाँ, इज इट डन? देखिए ये पढ़ लो भाई, मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज के पढ़ लिए, ये पढ़ लो इनको भैया। वो पहले ही नीचे भगा देता है यार। हाँ, एक फॉरेन कंपनी है, वो भी छोटा है, वही मैं कह रहा था, एक चैप्टर छूट कौन सा रहा दिमाग से। इसके बाद फॉरेन कंपनी है, एक डिविडेंड है, और एक कौन सा है, डिपॉजिट। ये तीनों छोटे हैं और 4 बड़े हैं, हो जाने, कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो जाएगा जी। और जो बड़े हैं कोई वो 10 क्लास वाले नहीं है, इनमें 2 क्लास लगनी है, उनमें 4 लग जाएगी, 3 लग जाएगी, बस। किसी में 3 किसी में 4, और कितना है, 10 क्लास वाला कोई नहीं है भाई, टेंशन मत लेना उससे। ये पढ़ लिया, डन है, आगे पढ़ो। सर्टिफिकेट आ जाएगा मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज का CHG 3 में, क्लियर बात, डन है। अगला टॉपिक करा दें या रुके? मेरी मर्जी नहीं भैया, पहले यहाँ पे कोई कर लो इतना, क्योंकि काफी, कितने टॉपिक थे इसमें? 13 थे, अब कितने हो गए हैं बताओ? 7 ही हुए, 7 हो गए, कितने हुए? 7 ही हो गया, एक आगे भी तो कर लिया, 8 हो गए, कितने रह गए? 5 टॉपिक रह गए इसमें, ठीक है ना। ठीक है, बहुत है, 8 टॉपिक हमने कर लिए हैं इसके,
5 टॉपिक रह गए हैं, अगली क्लास में ये भी खत्म, अगला चैप्टर भी स्टार्ट। ये कितनी देर लगेगी अगली क्लास में? आधा घंटा और 1.5 घंटा नया चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है ना? ओके है, हो जाएगा भैया। इसे याद करो, बस आपकी जिम्मेदारी है याद करने की, बाकी टेंशन हमारे पे छोड़ दो।